गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मैं ऑडिबल विजिबल क्लियर हूं। तो आज के इस ज्योग्राफी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह की क्लास मॉर्निंग की थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ, थोड़ा हेल्थ भी मेरी आज पता नहीं क्या रखा है कि कल से थोड़ा सा हैट्रिक हो रखा है, माइंड में हेड चेक हो रखा है बीमारी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट भी हो चुके हैं तो अब इसे हम ऑफ कर लेते हैं ना। तो कोई सुनिए, कल कर लेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट करें तो आज की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी को भी हम लोगों ने 9 से 10 के बीच में कर लिया है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, आप सैटरडे संडे भी क्लास कर लिया करेंगे, तो आप चिंता ना करें, सिलेबस को हम जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। तो आप सब लोग कैसे हैं? एक बार सब लोग कमेंट करें। आई एम ऑडिबल विजिबल क्लियरली, ऑल फाइन, ऑल राइट। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम ज्योग्राफी, भूगोल से तुम्हें अवगत कराता हूँ एनसीईआरटी किताबों के आधार पर। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है कि पहले हम ये तीन चार बिंदुओं पर समझेंगे कि ज्योग्राफी का जो रोल है एग्जाम में वो किस प्रकार से कितना कितना है, प्रीलिम्स के सापेक्ष में कितना है, ये सब नोट डाउन कर लें, एक कॉपी बना लें, एक नोटबुक बना लीजिएगा आप लोग ज्योग्राफी का। और यहाँ से मेंस में कितना है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर मान के चलें कि कहानी पूरी मज़ेदार नहीं होगी। उसके बाद हम इसी सापेक्ष में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि हमें एनसीईआरटी में से किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, इसकी आज लिस्टिंग कर लेंगे। अगर जो अच्छे बच्चे होंगे वो पेपर पे बाकायदे उसको टॉपिक लिखेंगे, फिर उसको हाईलाइट करेंगे कि ये मुझे पढ़ना है, राइट। तो ये आज आज हम पूरा ब्रीफिंग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलें एक बार क्लैपिंग कर दें। सब लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? यस और नो? दीपा बेटा, ऑप्शनल अगर सारी चीजें एनसीईआरटी से कवर हो जाती मेरे लल्ला। आज हिस्ट्री भी है, पूजा शर्मा 10 बजे हिस्ट्री क्लास लूंगा मैं, दोनों क्लासेस हैं आज। तो दीपा अगर मान लीजिएगा सारी चीज़ें और इससे एनसीईआरटी से कवर हो पाता तो काहे हम लोग बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स पढ़ते, को एडवांस कोर्स पढ़ते। एनसीईआरटी मैंने कहा ना, किसी भी एग्जाम के लिए 20 से 25% सफिशियंट होती हैं, लेकिन वो जड़ें हैं। अगर वो 20-25% रेडी नहीं कर पाओगे तो बाकी का जो 80% है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि सर एनसीईआरटी बेसिक आधार तय करती हैं, अब ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो, किसी का पार्ट क्यों ना हो। अब तुम बोलो सर एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस बन सकते हैं, यार ये तो अनर्थ बात है बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो आइएगा पूरा पहले समझते हैं इसका सिनेरियो क्या होता है और पूरी कहानी को लेके चलने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर मैं प्रीलिम्स के सापेक्ष में जाऊंगा तो ये लिस्टिंग एक बार अपने दिमाग में नहीं करना है, लिख लीजिएगा। लिखो पहले ज्योग्राफी का एरिया और उसमें ईयर डालो। 2016 में, 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन 2020 में। तो लगभग 17 से लेकर यहाँ तक 23 तक के प्रश्नों को आप लोग देखने का प्रयास कर लें एक बार। अब यहाँ से क्या हुआ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है 9, 10, 14, यानी आप ये कह सकते हैं पूरी कहानी यहाँ तक बननी चाहिए कितने कितना वेटेज आता है। तो यानी आपको पता है कि आपको 100 क्वेश्चनों में से जहाँ 16, 16, 10, 15 आता है, तो तुम्हारा टारगेट क्या है। आप टारगेट ये सेट कर लीजिएगा कि सर यहाँ लगभग 15 से लेकर 20 प्रश्न या 10 से 20 प्रश्न के बीच में ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। आप सोचो, इमेजिन करिएगा, आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन सही करने हैं। अब ये तो है नहीं कि तुम महारथी हो कि यहाँ से यहाँ कर लेंगे, तो हमें नंबरों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ मान के चलें यदि आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पकड़ लिया तो 2 से 3 से 4 प्रश्न एवरी ईयर एनसीईआरटी से आते हैं। तो यानी ये जो प्रश्न बन रहे हैं, 4-5 प्रश्न जो बनेंगे एनसीईआरटी के, वो आपके रेडी होने चाहिए। उसके बाद बाकी प्रश्न कहाँ से आएंगे, एडवांस से आएंगे, तो एडवांस भी रेडी होना चाहिए। तो हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं कि ये प्रश्न तो सही होने की संभावना अधिक हो जाती है, लेकिन ये वाले प्रश्न भी सही होने चाहिए जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं डायरेक्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में जो वेटेज है वो कितना कितना है, इसकी जरूर लिस्टिंग एक बार कर लीजिएगा कि इतना इतना प्रश्न निकल के आ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ये कट ऑफ है। सिलेबस अगर हम प्रीलिम्स का देखेंगे, मेंस का देखेंगे, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। कि जो जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको देखेंगे तो 3 चीजें हैं, एक तो हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, एक सोसाइटी है। तो ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो 10, 11, 12 जो यूनिट है हमारे पास, वहां तक हम लोगों को दे रखा है, राइट। चलें,
यहां तक बात आई। तो ये हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के इसको पढ़ना है। तो मैं अगर एक ही पॉइंट में बात कहूं, तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन जाना चाहिए कि हमारी क्लास के अंतर्गत क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, वो पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आप प्रीलिम्स में 3 से 4 प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो कर पाओ, और बाकी के जो प्रश्न यहाँ इसके अलावा डायरेक्टली 8 से 9 प्रश्न जो यहाँ लिंक होते हैं, तो उसका बेस जो है, इसका जो आधार है, वो यहाँ से आपका रेडी हो जाएगा एनसीईआरटी के बिहाफ से। अगर हम मेंस की बात करेंगे, तो मेंस में यहाँ क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है। बाकी एनसीईआरटी में जो देखा जाए तो ज्योग्राफी को समझने के लिए, पर्वत पठार चट्टान, इनको समझने के लिए बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए लगभग जो ज्योग्राफी के 7 से 8 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न रहते हैं, वहाँ 1 से 2 से 3 प्रश्न जो है कहाँ से टच कर लेता है, वो एनसीईआरटी टच कर लेता है। तो बिना एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा। जब तक ये 4 से 5 प्रश्न सही नहीं करोगे, तो ये वाले प्रश्न भी इनके अनुकूल नहीं बनेंगे, है ना, इनके अनुकूल ये भी वाले नहीं बनेंगे। तो अब हमें करना क्या, देखो, अब आपको मेरे साथ क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पर कमांड करनी है। अब बोलेंगे सर ये क्या है, हम क्लास नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की एनसीईआरटी के पहले टॉपिक को डिफाइन करते हैं, और उन टॉपिकों को तुम्हें लिखना है, और फिर उसमें से हम क्या पढ़ना है उसको मार्क करना है। तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे पढ़ाना है, ये ठीक रहेगा? या वन बाई वन करके जो कूड़ा कचरा है सबको इकट्ठा कर चले आए, क्या फायदा होगा? फिर तो एनसीईआरटी उठाओ, तुम खुद ही पढ़ लो भैया, है ना। तो पहला क्लास हम लोग लेते हैं, क्लास नंबर लिखें 6 की। ये सब हिंदी वाले हिंदी को लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को लिखें। ये सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने पीडीएफ को सेंड कर दिया, बच्चों ने कहा पीडीएफ तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नहीं। ज्योग्राफी की नोटबुक बना रहे हो, एक रजिस्टर बनाइएगा या उसके पार्टीशन बनाइएगा, वहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस पहले लिखो, एनसीईआरटी का। तो क्या सिलेबस है, लिखो, अध्याय नंबर 1 से लेकर 8 तक लिखेगा। पहला क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, या सौर मंडल कह सकते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम के साथ पृथ्वी को समझना है। नंबर टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, लिखो मेरे साथ साथ। और ये क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी क्या है, नंबर 3 पे क्या है, पृथ्वी की गतियां हैं। नंबर 4 पे क्या है, मानचित्र दिखाया जाएगा, कुछ मैपिंग कराई जाएगी। नंबर 5 पे पृथ्वी के प्रमुख डोमेन क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी एक प्रकार से चट्टान है, पहाड़ है, घाटियां हैं, चोटियां हैं, इसको लिखो। नंबर 6 पे पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतियां, जो भू आकृतियां मतलब जो चोटियां, दर्रे, घाटियां, लेक, है ना, ये सब आ जाएगा। हमारा देश भारत, तो भारत के बारे में कुछ जानने का प्रयास करना है। भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव, यानी कह सकते हैं ये इन्वायरमेंटल का पार्ट निकल के आ जाएगा। तो यानी क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी को, जो हमारा पृथ्वी हमारा निवास स्थान है, यानी कह सकते हैं अवर, जो हमारा पास्ट वो है, उसको हम लोगों ने 8 अध्याय में रखा गया। लेकिन कुछ ऐसे अध्याय होंगे जो आपको यहाँ क्लास नंबर 7 में, क्लास नंबर 8 में, क्लास नंबर 10 में देखने को मिलेंगे। अब सोचो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी बहुत, देखो इसके पीछे बहुत टाइम लगता है। मतलब किताबों को रखे सामने, उसको निकालना, फिर सिलेबस से जोड़ना, ये मेरी मेहनत आप जान सकते हैं कि मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाता ही नहीं, समझाते भी नहीं है, मुझे पता है। तो यहीं से हमें क्या करना है, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखिए क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, पहला टॉपिक पढ़ना है। फिर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पढ़ने हैं। तीसरा, भारत की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के बारे में जानना है। तो यानी ये टॉपिक कमांड करना है हमें, ये टॉपिक कमांड करना है, ये टॉपिक कमांड करना है। बाकी जो पृथ्वी की गतियां हैं, इस टॉपिक को मैं यहीं ले लूंगा। देखो उसके बाद पृथ्वी के डोमेन, प्रमुख भू आकृतियां हैं, क्लास नंबर 9th 11th में जाके फिर दोबारा मिलेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग वहां कवर करेंगे एक एक बार को। अब ये तो है नहीं कि तुमको समझाएं डोमेन क्या होते हैं, फिर वहां बताएं डोमेन ये वाले होते हैं, फिर समझाएं डोमेन ऐसे होते हैं, नहीं भैया कैसे बात कर रहे हो। तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्लास नंबर 6 के 3 टॉपिक लिखो, कौन कौन से हमें पढ़ने लिखे, नोट डाउन करो मेरे साथ बेटा, तभी तो काम चलेगा। तुम लोग इग्नोर मार देते हो चीजें, ठीक है पीडीएफ। तो पहले टॉपिक को लिखो, इंग्लिश, हिंदी वाले ये लिखो, इंग्लिश वाले ये लिखो, और उसमें लिख दो नीचे इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, देखिएगा। क्लियर? क्लास नंबर 6 जो है नोट डाउन कर लिया, तो क्लास नंबर 7 पे चले, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। अब तुमको ना डंडा लेके पीछे से हाँकना पड़ेगा, है ना। नोट डाउन करें फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लें। लिख लिए ना सब लोग?
ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कल को मैं डायरेक्टली अगर इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप ये ना कहो सर ये कहाँ चला गया हमारा देश, अरे हमारे देश को तो पढ़ेंगे क्लास नंबर 11 में भाई साहब। तो क्लास नंबर 7 पे चलते हैं फटाफट। 7 के 11 टॉपिक देखने को मिलेंगे। देखो ये 11 टॉपिक कौन कौन से हैं। हमारी पृथ्वी के अंतर्गत हमारा बदलती पृथ्वी, वायु, पानी, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन, संचार, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के मैदान, रेगिस्तान। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है तो यहाँ डिफाइन मैंने कर दिया गया है। हमारी पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या है देखिएगा, उसको पढ़ेंगे एक टॉपिक। नंबर 2 प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जो इन्वायरमेंट का पार्ट जो हम लोगों ने छोड़ा था, आपको याद आ रहा होगा। अब इन्वायरमेंटल कुछ पॉइंट में छोड़ चुका हूँ क्लास लेने के लिए, इसलिए उसको यहाँ भी लेने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये 4 टॉपिक हमें यहाँ पढ़ने हैं, 3 टॉपिक वहां पढ़ने हैं, 7 टॉपिक अभी तक हमें पढ़ने हैं। इसको फटाफट जल्दी से नोट डाउन करें अपने। हिंदी वाले इधर, इंग्लिश वाले इधर। तो जल्दी से नोट डाउन करें क्लास नंबर 7 को। ये इसलिए जरूरी है कि तुम लिस्टिंग कर सको। मैं भी ऐसी लिस्टिंग करके पढ़ता हूँ भाई साहब अभी भी, क्योंकि जरूरी क्या है कि हमें ये देखना कि हमें पढ़ना क्या है। अगर वो चीज तुम्हें पता चल जाएगी तो फिर, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, दिल तोड़ के तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगाई जाती है। पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की जाती है, ये आप भी जानते हो। अब ये किसी का, ये तो है नहीं किसी कट कॉपी उठा लिया, किसी को दे दिया कि चलो ठीक है ऐसे कर लो। बहुत मेहनत लगती, देख लीजिएगा इसके पीछे। तो नोट डाउन कर लिए तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8 पे चलते हैं। अगर नोट डाउन कर ले तो कमेंट करें, यस और नो। आज हेल्थ काफी वीक हो रही है, पता नहीं फीवर चल रहा है एक्चुअली, मुझे लग रहा है मौसम चेंजिंग का असर है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखूँ, बीमार ना पड़ूं, क्योंकि आप लोगों की इतनी दुआएं मेरे साथ हैं, और दुआओं के बाद इतना ऊपर वजन भी काफी साथ है ना। तो दुआएं तो साथ साथ हैं, लेकिन दुआएं काम भी बहुत है। ठीक है, अगला पॉइंट टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर और क्लास नंबर 8 पे तुम जाओगे तो यहाँ पर देखो 6 टॉपिक बोल रखे हैं। कौन कौन से? संसाधन क्या होते हैं, भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। देखो वही चीज जो हम बार बार वहां पढ़ रहे थे वो निकल के यहाँ आ रही है, देख लीजिएगा, है ना। खनिज एवं जल, देखो वही जल, अगर हम इस जल की बात यहाँ करेंगे, देखो ये है ना पानी है, देखो वायु है, तो यहाँ हमने पढ़ा ही नहीं इसको। क्यों पढ़े? हम अच्छा क्यों ना पढ़े एक साथ जाके। तो हमने क्या किया, क्लास नंबर 8 में इसको जोड़ दिया। क्लास नंबर यहाँ खनिज एवं विद्युत संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। ये टॉपिक यहाँ पे 6 हैं। हमें यहाँ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं, सॉरी, चौथा टॉपिक ये रहा, सॉरी। क्या संसाधन को पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, और ये वन्य जीव जो है ये वाला अलग इसी के साथ है, सॉरी, ये वन्य जीव इसी के साथ है। 3 ही टॉपिक हैं ये, वन्य जीव इसी के साथ है और वन्य जीव। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, खनिज एवं संसाधन। जो कृषि और उद्योग है इसको अगले टॉपिक के साथ लिंक कर लेंगे, राइट। तो यहां हम कह सकते हैं हमें 6 में से 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो अभी कितना आसान हुआ, 3 वहां, 4 वहां, 7, 3, 10 टॉपिक अभी मात्र पढ़ने हमको, देखिएगा। अरे दुर्गेश मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ यार, ऐसी दुआएं मत करो, महादेव से ब्लेस करते हैं। अरे फीवर उबर तो चलता रहता है, मौसम की घटनाएं हैं। फिर आप लोगों की जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं, तो बहुत कुछ सोचता हूँ कि बहुत कुछ आगे अच्छा देने का प्रयास किया जाए। अभी प्रीलिम्स बैच पे पूरा फोकस चल रहा है कि आपको ऐसा बैच ला रहा हूँ प्रीलिम्स का कि आप भी सोचो कि सर इसमें क्या क्या मिल रहा है। खतरनाक कंडीशन चल रही है उसकी, देखिएगा। इतने हम एनसीईआरटी कवर करने की भूमिका में रहेंगे, फिर जितने आप सब बच्चे हैं फिर क्या करेंगे, प्रीलिम्स वाले बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप प्रीलिम्स की तैयारी आप एडवांस लेवल पे कर पाएंगे, है ना, ये सब करने के बाद, राइट। और सब लोग ज्वाइन करना, इतनी फीस नहीं जिससे कि तुम कंफर्ट होके ना जी पाओ, है ना। तो क्लास नंबर 8 नोट डाउन कर लिया सबने, नहीं किया बताओ, यस सर नो। इससे पता है तुम्हें डायरेक्टली फोकस करना है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए घर में कोई सामान रखा हुआ है, तुमको ये नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, तो क्या करोगे,
आप सोचो कि यार कहाँ कहाँ ढूंढूं, लेकिन कंफर्म पता है वहां है रखा हुआ, तो वहीं ढूंढोगे। तो ऐसे ही एनसीईआरटी का बहुत जिस्ट, मतलब कह सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी फ्रेमिंग कही है मैंने, इसको आपको पढ़ना है। और फिर टॉपिकों को इंटरलिंक करके देखने का प्रयास किया मैंने, कि जो टॉपिक यहाँ पढ़ना है अगली बार उसको कहाँ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ नहीं पढ़ना अगली बार उसको कहाँ पढ़ना है, ये मिलाया गया है। और बहुत मजे से ध्यान रखना है, इसके पीछे लगभग एक दिन लग जाता है मेरा, इसकी मेहनत का मुझे पता है। मैं 3-4 घंटे से ऊपर सो नहीं पाता हूँ, देख लीजिएगा। तो तुम सोचिएगा, 8-9 घंटे क्लास लेता हूँ, 8-9 घंटे मुझको भी अपने ऊपर देने होते हैं, है ना। उसके बाद आप सोच रहे हो कितना सब कुछ करना, ऐसे ही नहीं तुम्हारे सामने खड़ा हो पाता हूँ मैं। क्लास क्लास नंबर 8 क्लियर है यहाँ तक। क्लास नंबर 9 चलते हैं, जो रिसोर्स डेवलपमेंट का सेकंड पॉइंट जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर लिखो फटाफट जल्दी से, 7 टॉपिक हैं, जिसमें देखो जलवायु वहां पढ़ लिए, भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, पृथ्वी का आकार स्थान पढ़ेंगे, जलवायु वहां पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक वन्य जीव वहां पढ़ चुके हैं, जनसंख्या को आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इसको लिख लो, ओनली 2 टॉपिक पढ़ने हैं क्लास नंबर 9 में। लिखिए क्लास नंबर 9, फटाफट जल्दी लिखिएगा, 2 टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को। 2 टॉपिक आपको यहाँ कवर करने हैं, इसको नोट डाउन कर लें। ये बहुत जरूरी था, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझ पाओ कि सर वाकई में हमने चीजों को कंपाइल कर लिया, नहीं हमें आपको अभी तुम देखेंगे। क्लियर। तो टाइप क्वेश्चन क्लास नंबर 9 का आपने अपडेट कर लिया, देखो क्लास नंबर 9 को लिखें फटाफट जल्दी से, इसको भी करते हैं। क्या है ये, कंटेम्प्रेरी इंडिया है, यानी कह सकते हैं कि हमारे देश में जो भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, जैसे संसाधन विकास कैसे हुआ, वन वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय, यानी आप कह सकते हैं कि 7 टॉपिकों में क्लास नंबर 10th की ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होगी इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 7 टॉपिक लिखिएगा, है ना। फिर तुम्हें 7 में से पढ़ना क्या है, तो सिर्फ यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यानी कह सकते हैं ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर विनिर्माण उद्योग पढ़ना है, और तीसरा कृषि पढ़नी है आपके। इसके बारे में 3 टॉपिक आपको यहाँ कमांड करने हैं। तो अब सोचिएगा, यह 7 में से 3 टॉपिक इसलिए पढ़ लें। अब देखो, ये जो कृषि अगर मैं एक बार यहाँ पढ़ूंगा, तो मैंने आपको ये दिखा दिया मेरे बच्चों, तो ये जो कृषि थी आपको कहीं दिखाई दे रही होगी कृषि, यहाँ मैंने इसको नहीं पढ़ा, देख लीजिएगा आया कुछ दिमाग में। यहाँ उद्योग को मैंने नहीं पढ़ा, तो मैंने कहाँ पढ़ लिया, मैंने देखो उद्योग को और कृषि को, खनिज ऊर्जा संसाधन को यहाँ लिंक कर लिया। सर बहुत ही मजा आ जाएगा, ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री में, सब में मजा आएगा इस तरह से। तो आपने क्या किया, हमने कैप्चर कर लिया कि हमें क्या पढ़ना है इसमें से, क्या नहीं पढ़ना, देखिएगा। तो यानी इसको भी क्लास नंबर 10th की ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को उतारो, और क्या पढ़ना है उसको हाईलाइट करो या उसको अलग से लिख लीजिएगा। तो क्लास नंबर 10th की भी यहां तक नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया बेटा सबने, कमेंट करिएगा सब लोग। और सिर्फ इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर तुम्हें लग जाएगा कि ज्योग्राफी में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, देख लीजिएगा। क्यों दुर्गेश, मजा आ रहा नहीं ना, बताओ कमेंट करके। दुर्गेश, मोहित, नितिन, पूजा, विक्की, नरगिस, सबको पता है, मुझे नाम याद हो चुके हैं सबके, बस तुम्हारे चेहरे याद करने हैं।
डन। तो क्लास नंबर 10th और क्लास नंबर 11 तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करना है, क्लास नंबर 10th, ये 11 रही ये वाली, देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी मानते हैं। यदि कहा जाए, मैं कहूंगा कि अगर क्लास ज्योग्राफी कोई सी एनसीईआरटी अगर पढ़नी है, तो अगर सारी एनसीईआरटी को ना भी पढ़ा जाए, तो क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, बस काम चल जाएगा, जिसको हम लोग फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, या भौतिक भूगोल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ यूनिट यूनिट के अंतर्गत कन्वर्ट कर रखा है। इकाई नंबर 1 में भूगोल से लेकर कहानी बोल रखी है, इकाई नंबर 2 में पृथ्वी के बारे में बोल रखा है, इकाई नंबर 3 में भू आकृति चट्टानों के बारे में बोल रखा है, इकाई नंबर 4 में जलवायु के बारे में बोल रखा है। तो ये हम कह सकते हैं इकाई नंबर 5 में ओशनोलॉजी महासागर के बारे में बोल रखा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इकाई नंबर 6 में पृथ्वी पर जीवन के बारे में बोल रखा है, जो हमारे पास विविधता है, डाइवर्सिटी, वन्य जीव है। तो यानी 6 यूनिट में क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी को रखा गया है, जो ये आपके सामने इन्वॉल्व है। तो आपको इसको सारा नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट नंबर ये लिखो, द अर्थ लिखो, ज्योग्राफी ये लिखो, ये लैंड फॉर्म लिखो, क्लाइमेट लिखो, है ना। 5 में वाटर ओशियंस लिखो, और 6 में क्या लिखना है, लाइफ ऑन द अर्थ। ये सिर्फ यूनिट का नाम लिखिएगा, बाकी चीज तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लास नंबर 11th की जो एनसीईआरटी है, ऑल नोट नहीं करना है, मैंने बताया ना, यूनिट नोट करनी। जैसे इसमें क्या है, यूनिट नंबर पहली क्या है, इकाई नंबर 1 क्या है, बोलेंगे भारत के भूगोल के अंश लिखना है, तो ये लिखना है, नोट डाउन करना है सिर्फ इकाई नंबर 1। फिर इकाई नंबर 2 ये नोट डाउन करना है, पृथ्वी। इकाई नंबर 3 नोट डाउन करना भू आकृति, यानी कह सकते हैं जो हमारे पास एक प्रकार से लैंड फॉर्म्स वगैरह है। और इकाई नंबर 4 में जलवायु, क्लाइमेट के बारे में नोट डाउन करना है। और इकाई नंबर जो 5 है, यहाँ पे जल महासागर का नोट डाउन करना है। और 6 में पृथ्वी पर जीवन के बारे में नोट डाउन करना है। अब देखो, यहाँ जो भूगोल क्या है इसके बारे में हम पहले जान चुके होंगे, इसलिए इकाई यूनिट नंबर 1 को पढ़ना नहीं है, यूनिट नंबर 2 को पढ़ना है। देखो, यूनिट नंबर 3 को पढ़ना है, 4 को पढ़ना है, और 5 को पढ़ना है। तो यानी सेकेंड यूनिट पढ़नी है, थर्ड पढ़नी है, और फोर्थ पढ़नी है, और फिफ्थ पढ़नी है। यानी 6 यूनिट में से 4 यूनिट पढ़नी है, 2 यूनिट नहीं पढ़नी है। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो यानी आप ये कह सकते हो कि क्लास नंबर 11th की फिजिकल ज्योग्राफी में से सिर्फ 6 यूनिट में से 4 यूनिट पढ़नी, कौन सी पढ़नी है मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम इसके अनुकूल ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, और मैपिंग के साथ करते हुए चीजों को लेके चलेंगे। नोट हो गया क्लास नंबर 11th, यस और नो, कमेंट करें सभी लोग। क्लास नंबर 12th में चलते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास नंबर 12 की है, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत जो है ये टॉपिक है, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, विश्व जनसंख्या वितरण कैसा है। देखो, अगर क्लास नंबर 6-7 में जाओगे, तो 7 में जनसंख्या टॉपिक लिखा होगा, मैं वहां छोड़ के आया हूँ। क्यों छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको कमांड देनी है। जनसंख्या संरचना क्या होती है, प्राथमिक गतिविधियां, माध्यमिक गतिविधियां, तृतीय गतिविधियां, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव बस्तियां। तो ये क्या है, क्लास नंबर 12 के टॉपिक हैं जो मुझे यहाँ पर कमांड करने हैं। लेकिन इसमें से क्या पढ़ना है, सिर्फ मुझे यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एक और ये 2 और 3 और ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इतने में से ध्यान रखना, ये टॉपिकों में से मुझे ये कमांड करना है, राइट। तो अब हमने क्या समझा, क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी के बारे में। अब बताओ कितने टॉपिक हमें कमांड करने हैं। देखो यहाँ कितने टॉपिक हैं, बोलेंगे 4, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग चलते हैं कि सिर्फ कितने टॉपिक ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से पढ़ने, इतना देखना था बस। नोट कर लिया, यस और नो बताएं सभी लोग।
तो अब देखो, अगर हम एक एनालिसिस करें कि एनसीईआरटी में जो है ज्योग्राफी का, तो चार चार टॉपिक तो ये पढ़ने हैं मुझे, है ना। उसके बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पे कितने, चार टॉपिक यही समझ लो यूनिट पर, चार चार कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना, 3, 8 3 कितना, 11। और यहाँ कितना सोचेंगे, 2, 11 2 13। और यहाँ जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे 3, 13 3 16। यहाँ जाएंगे 7 में 16 और 4 कितना होता है, 20। और 20 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 23। मान लीजिएगा हमें 23 टॉपिक पढ़ने हैं। अब देखो, इसे कह सकते हैं एनसीईआरटी का गिस्ट, एनसीईआरटी की जान निकालना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। और यदि नहीं पढ़ेंगे इस तरह से तो क्या होगा, आप सोचो, इमेजिन कर लीजिएगा फिर आपकी कहानी। टोटल 23 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और यदि सबको जोड़ लें तो वो कितने टॉपिक निकल के आते हैं, लगभग 50 टॉपिक निकल के जाएंगे, क्योंकि 8 यहाँ पर हैं, 10 11 यहाँ पर हैं, कितने हो गए, 19 हो गए। उसके बाद 6 यहाँ पर हैं, यहाँ 25 हो गए। उसके बाद 7 यहाँ पर हैं, 32 हो गए। उसके बाद 10 में जाएंगे तो यहाँ लगभग 7 हैं, 40 हो गए लगभग, मान के चलें। यहाँ जाएंगे तो काफ़ी टॉपिक है। तो आपने देखा यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो 10 टॉपिक के आसपास है। तो कुल मिला के हमारे देश में, मतलब हमारी ज्योग्राफी में लगभग 60 टॉपिक के आसपास आ जाते हैं, जहां पर मैंने क्या करा है, उसको बिल्कुल जो इंटरलिंक था उसको वन टाइम, जिसको आवश्यकता नहीं थी उसको पत्तिकली से निकाल दिया मैंने। अब तुम्हें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, देखिए 23 टॉपिक पढ़ने हैं। ये होता है पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। अब इनको भी अगर हम सौर मंडल में पृथ्वी को पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्या करेंगे, हम उसको एनसीईआरटी तो उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, उसका थीम को निकालेंगे और उसको फिर एडवांस नॉलेज के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बताओ दिल से, क्या ये ठीक रहेगा, या फिर वन बाई वन कर जैसे लोग पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ते हैं वैसे उठाएं और उसकी रामायण गाना स्टार्टिंग कर लें कि एक सादाम नाम का लड़का था, वो पृथ्वी पर घूमने का मन बना रहा था, है ना, चंद्रयान लेके चला गया, पृथ्वी पर घूमना है ना, ऐसा कुछ, मतलब विशेष बातें जो बच्चे करते हैं, जो टीचर करते हैं, ऐसा करें, बोलो यस और नो, नहीं करें ना। आप अनुमति दीजिएगा कि हमें क्या इसको पढ़ना चाहिए, या फिर जो यहाँ से वन उठाएं इस टॉपिक को, इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हम लेके आ चुके हैं उसका बेस्ट तरीका ना तो है, बाकी आगे तुम लोग नौछावर का तो अलग बात निकल के यहाँ जाएगी, राइट। तो बताइएगा कैसा लगा ये आज का सिलेबस का, जो एनसीईआरटी में से सिर्फ हमें निकालना है। सब लोग कमेंट करो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। गोपाल, अपने हिसाब से मत बोलो बेटा, तुम खुद बताओ कि कौन सा सही है, तरीका कौन सा सही है। क्या इन 23 टॉपिक को पढ़ें या उनके 60 टॉपिक को पढ़ें, बताओ। ये मानकर कि एनसीईआरटी आईएएस के लिए बनी है, या ये मानकर कि एनसीईआरटी का हर बिंदु इंपोर्टेंट है, या ये मानकर कि एनसीईआरटी में से सब कुछ निकालना है, या ये मानकर कि एनसीईआरटी में से कवर टू कवर पढ़ना है, या ये मानकर कि एनसीईआरटी में से जो एग्जाम के लिए बना हुआ है वो निकालो, पहले उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो कल से क्लास ज्योग्राफी की लेक्चर नंबर 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी, जिसका टॉपिक रहेगा सौरमंडल के बारे में समझेंगे कि सौरमंडल क्या है, पूरी कहानी को उसकी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर ग्लोब अक्षांश देशांतर को समझेंगे, और उसके बाद फिर समझेंगे जलवायु वनस्पति वन्य जीव के बारे में। और ये टॉपिक क्लास नंबर 6 की जो है 3 टॉपिकों में खत्म हो जाएगी। आया कुछ? सचिन त्रिवेदी, एनसीईआरटी परचेज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नीड होगी तो क्लास नंबर 6 की सारे एनसीईआरटी के चैप्टर और सारे एनसीईआरटी के जितने भी 7 8 9 10 सबके चैप्टर हम लोग करा देंगे। तो ठीक है, अभी आज की क्लास को हम ज्योग्राफी क्लास को यहीं इतना रहने देते हैं, और बाकी कल ज्योग्राफी क्लास लेंगे पहले टॉपिक के साथ। और साथ में अभी 10 बजे मैं आपके सामने आधे घंटे के बाद हिस्ट्री के क्लास को भी आपके सामने मिलूंगा। तो यहाँ अब हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों लेके चलेंगे, जिससे कि कोशिश तो करेंगे जैसे अगर टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे में भी क्लास लग जाएगी। टेंशन ना ले, बिल्कुल भी घबराहट पैदा ना करें। मैं जब तक आपके साथ हूँ तब तक हिम्मत मत हारना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, अभी मिलते हैं हिस्ट्री के साथ। ऑल द बेस्ट करें, और इस सिलेबस को बड़े अच्छे से ध्यान रखना जो लिखाया है मैंने ज्योग्राफी का, इसको एक बार 2 बार और पढ़ने का प्रयास करें कि हाँ इसमें से हमें क्या निकाल सकते हैं और क्या हमें करना है। ठीक है, मजा आया सबको? सिलेबस मतलब हमें ये जानकर कि एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है ये तो जाना कम से कम तुमने आज। बताओ, इंटरेस्ट आया तो हमें बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा क्लास नंबर 7 में ये पढ़ना है, क्लास नंबर 8 में ये पढ़ना है, क्लास नंबर 9 में ये पढ़ना ना। अब आपको डायरेक्टली टॉपिक पे लेके चलेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 10 बजे।
हिस्ट्री के एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, बाय बाय। हाँ, दूसरी बात, एक बार कमेंट कर लें सब लोग, लाइव हैं तो 2 मिनट का समय और दे दीजिएगा। सब लोग तैयार हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? डेडिकेट हैं आप लोग? बताएं कमेंट करके। डेडिकेट है? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं लगभग 200 स्टूडेंट को मात्र प्रीलिम्स में एडमिशन दूं, और 200 स्टूडेंट के पीछे मैं अपनी दिल जान से मेहनत करूं, क्योंकि अभी तुमने एनसीईआरटी से बेसिक रेडी कर लिया, सी सेट से आपने वो रेडी कर लिया, सी सेट का पार्ट रेडी कर लिया। अब उस पे एडवांस जो पिलर है, मकान पे जो नींव आपने रख दी गई है, अब उस पे कैसा मकान बनाना है, कैसी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी है, उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन करें। तो यदि आप सब तैयार हैं तो बताओ, मैं उसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। बट आप अनुमति दीजिएगा कि तैयार हैं सब लोग? ये सर नो बताएं, सब लोग लेने के लिए इच्छुक हैं? रही बात फीस की, देखो एनसीईआरटी की फीस 900 रुपये, जो भी आप लोगों ने पे करी, किसी ने 800, किसी ने 900, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि यार इतना कुछ सर बोल रहे हैं, इतना कुछ करा रहा हूँ, इतना ही कुछ देखिए, ये सब निकालना ही ये इतनी फीस का नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ नहीं, एप्लीकेशन पे हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाते हैं, एप्लीकेशन पे फालतू बकवास करने का हम बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं, हम तो नहीं करते, बच्चे ही नहीं करते हैं, और ऊपर से हम टू द पॉइंट पढ़ पाते हैं। ऐसे ही प्रीलिम्स बैच में टू द पॉइंट पढ़ेंगे और हर किसी एंगल से खेलने का प्रयास करेंगे, संभवतः सबसे अधिक चांस रहेंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की। देखो सोचो, कभी कभी क्या होता है कि हम जब पढ़ते ही नहीं हैं तो हमारे चांस सफलता के, असफलता के, सफलता के बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास चांस लग जाते हैं। एक विद्यार्थी जिसने पढ़ाई करी है, उसे पता है एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर भी एग्जाम देने क्यों जाता है? क्या पता वहां चांस बन जाए, है ना? जो 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले ही आते हैं, लेकिन बाकी तो क्वालिफाई तो वही होंगे, 10-15 हजार बच्चे। तो बाकी बच्चे एग्जाम में क्यों जाते हैं? फिर उनको लगता है कि संभावना बन सकती है। ऐसे ही हम प्रीलिम्स का बैच इसलिए लेके आ रहे हैं कि आपकी संभावना 99% क्वालिफाई करने की बन जाएगी। तो सबको वो बैच लेना है, और 1-2 दिन के लिए हम उसको खोलेंगे, जिसमें ध्यान रखना अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, 10 बजे। ऑल द बेस्ट। सबको मजा आ रहा है मेरी सेशन में? नहीं आ रहा कमेंट कर दीजिएगा एक बार, फिर चलते हैं।